अब हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अभी पिछला टॉपिक हमने लैडर समाप्त किया है। लैडर समाप्त करने के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो आता है हमारा क्या, वेज फ्रिक्शन। वेज फ्रिक्शन, ठीक है, ये हो गया वेज। वेज मीन्स हिंदी में फन्नी कहते हैं। फन्नी, फन्नी का मतलब फन्नी, आर्की भी कह सकते हैं। ये वेज होता क्या है, ये इसके बारे में थोड़ा सा पहले जान लेते हैं, फिर इसके बाद कैसे इसका वर्किंग प्रोसेस है या इस पे कैसे लोड ट्रांसफर होते हैं, ये सब सारी चीजें हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो a wedge is usually of a triangular or a trapezoidal in cross section, ठीक है। वेज जो होता है यूजुअली, मतलब नॉर्मली जो हम लोग यूज करते हैं, वो या तो ट्रायंगल शेप में हो या तो ट्रेपेजियम शेप में हो, ठीक है। ये हमारा ट्रेपेजियम शेप होता है, ठीक है। या तो वो ट्रायंगल शेप में हो या तो ट्रेपेजियम में। इट इज अ जनरली यूज फॉर इट इज अ जनरली यूज फॉर स्लाइट एडजस्टमेंट, यानी छोटा सा एडजस्टमेंट करने के लिए, ठीक है, इन द पोजिशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। इट इज अ जनरली यूज फॉर स्लाइट एडजस्टमेंट, स्लाइट एडजस्टमेंट इन द पोजीशन ऑफ अ बॉडी। किसी एक बॉडी को स्लाइट एडजस्टमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, वेज का उपयोग करते हैं, ठीक है। दैट इज फॉर किसी भी चीज को टाइट करने के लिए, फॉर टाइटनिंग, टाइटनिंग, फॉर टाइटनिंग, टाइटनिंग फिट करने के लिए किसी चीज को, ठीक है, टाइटनिंग फिट्स। और क्या कर सकते हैं, और की की फॉर सेट, ठीक है। सेट में भी सेट, और हमने जैसे कि एक दिन क्लास में थोड़ा सा इंट्रो दिया था, सेट में की को मतलब सेट और पुल्ली को, दोनों को एडजस्ट करने के लिए या दोनों को अस्थाई बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, की का उपयोग करते हैं। तो ये की भी हमारा एज क्या कहलाएगा, वेज कहलाता है, ठीक है। समटाइम्स वेज इज आल्सो यूज्ड, कुछ समय के लिए हम वेज का जो इस्तेमाल होता है फॉर लिफ्टिंग, क्या, लिफ्टिंग हैवी, लिफ्टिंग, लिफ्टिंग हैवी, हैवी लोड, ठीक है। समटाइम आल्सो यूज फॉर लिफ्टिंग हैवी लोड, ठीक है। तो हैविंग लोड के लिए भी हम लोग, हैवी लोड के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, हैवी लोड को लिफ्ट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, फिलहाल अभी हम लोग ऐसे ही चलते हैं। तो कहने का मतलब वेज हमारा क्या है, ये हमारा एक ट्रायंगल और ट्रेपेजियम शेप का होता है, ठीक है। इट इज जनरली यूज फॉर स्लाइट एडजस्टमेंट इन द पोजिशन ऑफ अ बॉडी। किसी भी बॉडी को स्लाइट एडजस्टमेंट, कुछ एडजस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वेज का उपयोग करते हैं, ठीक है। फॉर दैट इज फॉर टाइटनिंग, फॉर टाइटनिंग फिट्स, मतलब किसी चीज को टाइट फिट करने के लिए भी हम लोग वेज का उपयोग करते हैं। या शेफ्ट फॉर की में जो हम लोग शेफ्ट का इस्तेमाल, शेफ्ट में हम लोग जो की का इस्तेमाल करते हैं, वो भी हमारा एज एज वेल एज वेज कह सकते हैं, ठीक है। देन फिर इसके बाद क्या कह रहा है कि समटाइम्स वेज इज आल्सो फॉर लिफ्टिंग हैवी लोड, ठीक है। ये कुछ समय के लिए हम क्या कर सकते हैं, इससे हम हैवी लोड को भी लिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग आते हैं, देखते हैं, जैसे कहने का मतलब ये कोई वॉल है, ठीक है। वॉल पे कोई एक बॉडी हमारी रखी हुई है और बॉडी हमारी कुछ इस शेप में है, ठीक है। बॉडी हमारी नहीं, इस शेप में नहीं, बॉडी हमारी इस शेप में है, ठीक है, इस शेप में है। तो इस शेप को हमें क्या कहते हैं, अर्थ सरफेस पे या किसी एक सरफेस पे अगर हमें इसे एडजस्ट करना होगा, क्योंकि अब इसे अगर ऐसे बॉडी को हम सरफेस पे रखेंगे तो ये क्या होगा,
स्लाइड कर जाएगी, लुढ़क जाएगी। ठीक है, तो इसे हमें संभालने के लिए क्या करना होगा, एक वेज का इस्तेमाल करना होगा, जो कि कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ये हमारा वेज हो गया। ठीक है, ये हमारा वेज हो गया। ये हमारा सरफेस भी हो सकता है जिसपे हम लोग वेज का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बॉडी है। ठीक है, ये हमारा वो कोई एक बॉडी है और ये हमारा क्या होगा, वेज हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, अगर डिनोट भी कर लें, क्या कहते हैं, अच्छा इसको हम लोग इरेज कर दें तब तो समझ में आएगा, ये हमारा वेज है। ठीक है, ये हमारी एक दूसरी सरफेस है। ठीक है, दूसरी सरफेस है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग इसको डिनोट भी कर दें, तो कैसे डिनोट करेंगे, कर लेते हैं इसे ए बी सी और फिर इसके बाद डी ई एफ जी, यानी डी ये हमारा पॉइंट ए, एफ और ये हमारा क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। क्लियर, यानी यहां पर देखा जाए, ठीक है, तो यहां पर देखा जाए तो ये बॉडी भी इसको रिएक्शन दे रही है, किस साइड में, इस साइड में। ठीक है, और ये बॉडी, जबकि इसको रिएक्शन कितना किधर देना चाहिए, डाउनवर्ड देना चाहिए, लेकिन ये डाउनवर्ड न देकर के किस डायरेक्शन में दे रही है, इस डायरेक्शन में। अब यहां पर ये जो बॉडी है, यहां पर क्या करेगी, इसका रिएक्शन कुछ इस डायरेक्शन में आना चाहिए। ठीक है, यहां पर इस ये जो वॉल है, वॉल से जो बॉडी लगी हुई है, तो इसका रिएक्शन तो इधर से आना चाहिए, बट ये यहां से ना आकर के इस डायरेक्शन में आ रही है। ठीक है, कारण कि ये बॉडी जो है इसे एडजस्ट की हुई है, जब एडजस्ट की हुई है तो इसका रिएक्शन किधर हो जाएगा, यहां हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर देखें तो यहां पर इसको हम फिगर को अलग अलग बना लेते हैं, तब हमें और अच्छे से समझ में आएगा। वेज फ्रिक्शन पे, वेज फ्रिक्शन का एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इसको हम लोग देख लेते हैं। वेज फ्रिक्शन में दिया है कि एक सरफेस है, सरफेस से लगा हुआ कोई एक बॉडी है, और ये बॉडी है, और इसमें इस पर एक वेज लगा हुआ है, एक वेज लगा हुआ है, ये हो गया। ठीक है, और वेज का एंगल दिया हुआ है, वेज का एंगल दिया हुआ है कितना, 10 डिग्री। ठीक है, 10 डिग्री दिया हुआ है, और वेट ऑफ अ बॉडी दिया हुआ है, वेट ऑफ अ बॉडी दिया हुआ है कितना, 1500 न्यूटन। क्लियर, और इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, वेज का बॉडी का वेट 1500 न्यूटन दिया है, और वेज का एंगल दिया हुआ है इतना, और एक हॉरिजॉन्टल फोर्स यहां पर अप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि डिटरमाइन द मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड टू रेज द ब्लॉक, यानी कह रहा है कि वह कम से कम बल ज्ञात कीजिए जिससे ये जो हमारी बॉडी है ऊपर उठी रहे। क्लियर, तो यहां पर हम चलते हैं, दोनों बॉडी को हम अलग अलग कर लेते हैं, फिर इसके बाद सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं। तो ये हमारा हो गया बॉडी। ठीक है, ये हमारा बॉडी हो गया, यहां पर एक रिएक्शन काम करेगा, ये R1, और एंगल कितना बनाएगा, थीटा। क्लियर, फिर इसके बाद यहां पर एक रिएक्शन काम करेगा, वो हमारा क्या काम करेगा, R2, और ये एंगल बनाएगा यहां से, ये बनेगा कितना, थीटा। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद हाँ, ये हो गया, और दूसरी बॉडी हमारी हो गई वेज, ये हो गया, इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, 10 डिग्री। ठीक है, ये हो गया, यहां पर जो रिएक्शन बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, R3, ये एंगल कहां से बनाएंगे, यहां से, थीटा, R3, और यहां पर एक रिएक्शन लगेगा। ठीक है, ये एंगल बनाएंगे कहां से, यहां से, क्या बनाएंगे, थीटा, ये हमारा क्या हो जाएंगे, R2। क्लियर, अब यहां पर अच्छा एक चीज और भी दिया हुआ है, कह रहा है कि
कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर ऑल सरफेस, ठीक है, यानी म्यू की वैल्यू हमें दिया हुआ है कितना, 0.3 दिया हुआ है, ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद हम सबसे पहले बॉडी को ही रिजॉल्व कर लेते हैं। जब बॉडी को रिजॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें दो इसके कंपोनेंट मिलेंगे, एक मिलेगा हमें, ये मिल जाएगा R1 R1 cos थीटा, और ये मिल जाएगा हमें R2 cos थीटा साइन थीटा, क्या मिल जाएगा, साइन थीटा, क्लियर। अब इसके बाद इसको अगर हम लोग रिजॉल्व करेंगे तो एक फोर्स ये मिल जाएगा, एक फोर्स हमें ये मिल जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, R2 साइन थीटा, और ये हमें क्या मिल जाएगा, R2 cos थीटा, ठीक है। अब इसके बाद अच्छा एक चीज और जान लेते हैं हम लोग, क्या कि अभी तो हमें थीटा की वैल्यू नहीं पता है, ठीक है, थीटा इसके इक्वल नहीं होगा, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, थीटा इसके इक्वल नहीं होगा, थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो हमने फ्रिक्शन वाले चैप्टर में सबसे पहला या दूसरा डेरिवेशन जो कराया था वो हमने क्या कराया था कि tan फाई इक्वल टू क्या होता है, म्यू, ठीक है। तो tan फाई इक्वल टू हम क्या रख लें, 0.3, ठीक है, 0.3। इस डेरिवेशन को आप लोग देखिएगा एक बार वीडियो में फिर से, ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन होगा फिर से दोबारा आप मुझे कॉल करिएगा, कमेंट करिएगा, फिर इसके बाद मैं आपको इसको अच्छी तरीके से समझा दूंगा, ठीक है। तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 0.3, ठीक है। देन फाई इक्वल टू, अब फाई की वैल्यू, जब इसकी वैल्यू आप लोग फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 16.7 डिग्री, ठीक है, फाई की वैल्यू इतना आ गया। तो चलिए अब चलते हैं, सॉल्व करते हैं, पहले ब्लॉक ए को सॉल्व करते हैं। ब्लॉक ए को जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा, पहले हॉरिजॉन्टल फोर्स को कंसीडर करते हैं, हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0, देन R1 cos थीटा इज अ फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड R2 sin थीटा इज अ बैकवर्ड डायरेक्शन। और कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है, नहीं है, ठीक है, चलिए करते हैं। तो क्या हो जाएगा, दोनों जस्ट अपोजिट हैं तो इक्वल टू कर लेते हैं, R1 cos 16 डिग्री 16.7 डिग्री इक्वल टू R2, ठीक है, R2। अब यहां पे देखा जाए, अगर अब यहां पे देखा जाए तो ये हॉरिजॉन्टली जो है कितना बना रहे हैं, हॉरिजॉन्टली कितना बना रहे हैं, थीटा बना रहे हैं, ठीक है। अगर हॉरिजॉन्टली बनाएंगे, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, ये हमारा इस डायरेक्शन में बनाते हैं ना, ये एंगल हमारा 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर ही तो रिएक्शन बनता है, इसके परपेंडिकुलर जब रिएक्शन बनेगा तो तभी तो ये डिग्री, ये एंगल 90 होगा, ये भी हमारा क्या होगा, इसके, ये भी हमारा इसके परपेंडिकुलर यहां से आएगा, ठीक है, यहां से आएगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं तो हमारा साइन, यहाँ पे यहाँ की जो वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगा, R2 साइन 10 प्लस 10 डिग्री प्लस 16.7 डिग्री, ये आ जाएगा, क्लियर। अब यहां से जब हम निकालेंगे तो हमें R1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, R1 इक्वल टू हमें मिल जाएगा, यहां पे हमें मिल जाएगा R1 इंटू 0.9578 मिल जाएगा, कितना, 9578 इक्वल टू R2 इंटू हमें मिल जाएगा 0.4493 मिल जाएगा, कितना, 0.4493 मिल जाएगा। अब यहां से हम R2 की वैल्यू फाइंड कर लें, क्यों, क्योंकि R2 की वैल्यू हमें यहां भी काम कर रहा है और यहां भी काम कर रहा है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, R2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ताकि इस ब्लॉक को जब हम सॉल्व करें तो यहाँ पे हमें R2 पता होना चाहिए, ठीक है। तो R2 की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो हमें R2 की वैल्यू क्या मिल जाएगा, 2.132 R1, क्लियर, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इसके बाद हमें R2 की वैल्यू मिल गया, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसको हम वर्टिकली रिजॉल्व करते हैं,
ठीक है, इसी ब्लॉक को वो अभी तक तो हॉरिजॉन्टली कंसीडर किए थे, अब वर्टिकली कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं फिगर को, तो देखते हैं। इरेज कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा क्या है, ये फोर्स है 1500 न्यूटन, और यहाँ पे एक फोर्स है P। ठीक है, तो समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल्स टू 0। तो वर्टिकल फोर्स कौन कौन से हैं, एक है R2 साइन थीटा, फिर इसके बाद एक है आर, ये R1 होगा यार ना, R1 साइन थीटा, और ये हो जाएगा R2 कॉस थीटा, और दूसरा हो जाएगा ये, यानी ये दोनों डाउनवर्ड आ रहे हैं और ये हमारा अपवर्ड जा रहा है। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे R2 R2 cos 16 कहाँ होगा, ये हो जाएगा 10 प्लस 16.7 डिग्री। ठीक है, इक्वल टू 1500 प्लस R1 cos 16 डिग्री 16.7 डिग्री। यहां से हम क्या करेंगे, अगर चाहें तो हम यहाँ पे R2 की वैल्यू पुटअप कर दें। R2 की वैल्यू अगर यहाँ पे हम पुटअप करें फ्रॉम इक्वेशन 1, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 2.132 R1 cos 26.7 डिग्री इक्वल टू 1500 प्लस R1 cos 16 डिग्री 16.7 डिग्री, ये आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद क्या करें, R1 को इधर कॉमन कर लें, तो जब कॉमन लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा R1 ब्रैकेट्स में 2.132 cos 26.7 माइनस cos 16.7 इक्वल टू 1500। ठीक है, अब यहां से R1 इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 1500 डिवाइड बाई 2.132 cos 26.7 माइनस cos 16.7, इसका हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो यहां से हमें R1 की वैल्यू क्या मिल जाएगा, यहां से हमें R1 की वैल्यू मिल जाएगा 1977 न्यूटन। कितना मिल जाएगा, 1977 न्यूटन। ठीक है, ये जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें R1 की वैल्यू मिल जाएगा। अब हम चाहें तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुटअप करके हम R2 की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो R2 की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो R2 की वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, तब हमारा यहाँ पे R1 की वैल्यू कितना आ जाएगा, R1 इक्वल टू 927.3 न्यूटन आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से हम चाहें तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप कर लें, तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, R1 की R2 की भी वैल्यू मिल जाएगा। तो R2 इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 2.132 इंटू 927.3। ठीक है, अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें R2 की वैल्यू कितना मिल जाएगा, R2 इक्वल टू 1977 न्यूटन मिल जाएगा। क्लियर, ये चीज समझ में आई। ठीक है, R1 और R2 की वैल्यू फाइंड हो गई। अब इसके बाद चलते हैं R3 की वैल्यू फाइंड करते हैं और P की वैल्यू फाइंड करते हैं, ये P की वैल्यू कितना आया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब इसके बाद इसको हम लोग कंसीडर करते हैं। जब इसको कंसीडर करेंगे तो एक फोर्स हमारा ये आ जाएगा डाउनवर्ड, एक फोर्स हमारा ये आ जाएगा। तो ये हमारा फोर्स कितना आएगा, ये हमारा आ जाएगा R2 cos थीटा, और ये आ जाएगा R1 साइन R2 साइन थीटा। और इसको हम लोग करें तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा R3 cos थीटा, और ये हमारा आ जाएगा R3 साइन थीटा।
ठीक है, इतना आ गया। चलिए इसमें भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कर लेते हैं। तो एक ये है और एक ये है, ठीक है, ये दो फोर्सेस है। तो दोनों फोर्स को हम लोग क्या करें, दोनों फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक अच्छा ये एक डाउन बैकवर्ड भी है। तो यानी समेशन ऑफ अ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल्स टू 0, देन R2 साइन यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, 10 प्लस थीटा होगा, 10 प्लस 16.7 डिग्री प्लस प्लस क्या होगा, R3 साइन थीटा हो जाएगा, देन इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर अगर हम सॉल्व करें तो R2 की वैल्यू हमें पता है, ठीक है, R2 की वैल्यू हमें कितना पता है, ये पता है, तो रख लेते हैं 1977 साइन 26.7 प्लस R3 साइन थीटा इक्वल्स टू P। देन इसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट ही मान लो, पिछले तो माना ही नहीं कोई, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल्स टू 0 कर लेते हैं। तो समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल्स टू 0, देन वर्टिकल फोर्स कौन कौन से हैं, एक है R2 cos थीटा और दूसरा है R3 cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो दोनों जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, ये डाउनवर्ड आ रहा है, ये अपवर्ड आ रहा है, दोनों को इक्वल कर लेते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, R2 cos थीटा इक्वल्स टू R3 cos थीटा। देन यहां पर अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें क्या मिल जाएगा, R2 की वैल्यू रख लें 1977 cos ये हो जाएगा 26.7 डिग्री इक्वल्स टू R3 cos 16.7 डिग्री, ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये हमारा R3 है, R3 की वैल्यू यहां से हम लोग फाइंड कर लेंगे, 1977 cos 26.7 डिवाइड बाई cos 16.7 डिग्री, देन R3 इक्वल्स टू हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, ये देख लेते हैं। तो R3 इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा 18444 न्यूटन। कितना आ जाएगा, 1844 न्यूटन, ठीक है, ये आ जाएगा R3 की वैल्यू। अब R3 की वैल्यू उठा करके इस इक्वेशन में पुटअप कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, P की वैल्यू मिल जाएगा। तो चलिए पुटअप करते हैं। तो P इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा, 1977 साइन 26.7 डिग्री प्लस अब R3 की वैल्यू रख लेते हैं, R3 की वैल्यू 18444, फिर इसके बाद कितना है, साइन है, तो साइन 16.7 डिग्री हो जाएगा। तो यहां से हम सॉल्व करेंगे इसको, तो P की वैल्यू हमारा आ जाएगा, P की वैल्यू आ जाएगा 1418.3, कितना आ जाएगा, 1418.3 न्यूटन आ जाएगा। क्लियर, ये बात समझ में आई, ठीक है। चलते हैं एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। और भी सारे क्वेश्चन देखेंगे तो हमारे और सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे।